देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीश्वर। आज हम बात फिर नुपुर शर्मा की करेंगे। नुपुर शर्मा का समर्थन करने वालों पर कट्टरपंथियों के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले उदयपुर में कन्हैया कुमार और अमरावती में उमेश कोले की जिहादियों ने निर्मम हत्या कर दी थी। वहीं एक बार फिर उदयपुर और अमरावती जैसी घटना को दोहराने का प्रयास किया गया है। बिहार के सीतामढ़ी में नुपुर शर्मा का वीडियो देखने पर एक युवक को चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया। घायल युवक अस्पताल में भर्ती है। घटना नानपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां एक युवक नुपुर शर्मा का वीडियो देख रहा था। इसी दौरान 5 लोगों ने चाकू से प्रहार कर युवक को जख्मी कर दिया। हमले में घायल व्यक्ति के पिता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें नानपुर गांव के गोंडा उर्फ गुलाब रब्बानी, मोहम्मद निहाल, मोहम्मद हेलाल, मोहम्मद बेलाल समेत 5 अज्ञात को आरोपित किया गया है। दर्ज प्राथमिकी में आशीष कुमार के द्वारा बताया गया है कि अंकित कुमार किसी काम से नानपुर गया था। इसी दौरान वह नुपुर शर्मा का वीडियो देख रहा था, जिस पर गाली गलौज करने लगा। गाली देने से मना करने पर सभी युवक चाकू से प्रहार कर बुरी तरह से उसे जख्मी करने पहुंचे और जख्मी कर दिया। लोगों के सहयोग से जख्मी अंकित को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे दरभंगा रेफर किया गया है, जहां जख्मी युवक का इलाज चल रहा है। वहीं डीएसपी विनोद कुमार और उनकी टीम ने छापेमारी कर घटना में शामिल गोंडा उर्फ गुलाब रब्बानी, मोहम्मद निहाल सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शाम 5 बजे के करीब नानपुर बाजार पे पान खाने दुकान पे गया। वहीं पे एक लड़का 3 लड़का आया था सर, और वहाँ पे उसी दुकान से सिगरेट पिया और मेरे भाई के मुंह पे धुआं छोड़ा। जब मना किया तब गाली गलौज होने लगा। उसके बाद बुलेट पे जैसे ही बैठा था तो एक चाकू पहले बुलेट पे मारा। उसके बाद जब नीचे उतरा तब एक लड़का पकड़ लिया और 2 लड़का मारने लगा चाकू से। 6 चाकू लगा हुआ है। जब हम हॉस्पिटल में मिलने गए तब मेरा भाई हमको बताया कि भैया वहाँ पे हम पान खाने गए और वहाँ पे पान खाने गए और वहाँ पे 2 लड़का आया। एक लड़का सिगरेट पिया जो कि मेरे मुंह पे मारा और धुआं फेंका। जब हमने मना किया तो गाली गलौज हुआ। उसके बाद धक्का मुक्की हुआ और बुलेट पे बैठा ही था कि एक चाकू मारा। उसके बाद नीचे उतरा तो एक लड़का पकड़ लिया और 2 लड़का चाकू से गोद दिया। 5-6 चाकू लगा हुआ है। ज्यादा कीमत पर है निकलता मालूम नहीं निकाल रहा ना। दोस्त को हॉस्पिटल जो 5 जिहादियों पर मामला दर्ज किया है। जिन आरोपियों ने चाकू घोंपा उन्हें गिरफ्तार किया गया है। न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है और घायल को अस्पताल के लिए इलाज के लिए दरभंगा अस्पताल में भेजा गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर नुपुर शर्मा के स्टेटस लगाने वाले कन्हैया कुमार और उमेश कोले की हत्या कर दी गई, लेकिन यदि अब नुपुर शर्मा का वीडियो देखा जाता है तब भी ये जिहादी लगातार हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। आखिर इस देश को जिहादियों से छुटकारा कब मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ श्रवण पांडे जी सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ गए हैं, हमारे साथ राहुल आनंद जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं और अंजनी पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अंजनी, सबसे पहले आपके पास आना चाह रही हूँ क्योंकि बिहार की घटना है। पहले राजस्थान में घटना हुई, फिर महाराष्ट्र में घटना हुई, अब बिहार में हमने देखा कि बिहार में किस तरह से एक युवक सिर्फ वीडियो देखता है लेकिन कुछ जिहादी आते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। पूरी घटना के बारे में बताइए अंजनी विस्तार से।
जी बाकी साहब देखिए बता दूं कि बिहार में जो जिस तरह से ये घटनाएं हो रही वो थमने का नाम ले रही। पिछले दिनों ही जो है वो आरा में भी जो है वो इस तरह की घटना हुई थी जहां पर सांप्रदायिक तनाव भी काफी दिनों तक रहा था और सिर्फ इसी बात को लेकर के कि नुपुर शर्मा का स्टेटस लगाया गया था और चाय की दुकान पर वो लोग बैठे हुए थे जिसको लेकर के ही जो है वो सारी बातें जो है वो हुई थी। वही घटना जो है वो फिर एक बार सीतामढ़ी में दोहराई गई है। सीतामढ़ी में भी वो जो युवक जिसको चाकू से हमला किया गया, जिस पर चाकू से हमला किया गया, अंकित कुमार, वह दरअसल पान की दुकान पर पान खाने गया था और वहां पर जो है वह नुपुर शर्मा का वीडियो देख रहा था। तभी उसी गांव के लोग जो है वह 5-6 लोग आते हैं और उसके खिलाफ जो है वह बाताबाती होती है। सिगरेट वो पी रहे होते हैं और सिगरेट का धुआं जो है वह उसके मुंह पर जो है फेंकते हैं और फिर बहस होने लगती है और बहस के बाद फिर जो है वह मामला जो है वो इतना बढ़ जाता है कि चाकूबाजी तक हो जाती है और उसे चाकू से घायल कर दिया जाता है। 5-6 चाकू मारा गया है जिसकी वजह से वह काफी बुरी तरह से घायल है और फिलहाल उसका इलाज जो है वो डीएमसीएच में जो है वो चल रहा है। जो परिवार है वो दहशत में है। जो इलाका है उस इलाके में अभी भी जो है वह दहशत का माहौल बना हुआ है कि किस तरीके से यदि सिर्फ नुपुर शर्मा का वीडियो देखा जाता है, यानी कि ये कहे यदि तो नुपुर शर्मा की बात जो है मामला जो है वह यहाँ भी शांत होता नहीं दिख रहा। इतने दिनों के बाद भी अभी भी जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं वह इस बात को लेकर के पचा नहीं पा रहे हैं और वो जो है वो हिंदू युवकों पर हिंदू जो लोग हैं या जो इस बात को करते हैं या स्टेटस में भी यदि लगाते हैं तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करते हैं और उन पर जो है वो जानलेवा हमला किया जाता है। इसी सिलसिले में जो सीतामढ़ी में भी जो है यह हमला जो है वो किया गया है जिससे कि वह युवक जो है वह बुरी तरह से घायल हो गया है। परिवार वाले काफी चिंतित है और दहशत में भी है। हालांकि जो 4 लोगों का नामजद अभियुक्त बनाया गया था उन 4 लोगों में से जो है वो 2 लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 लोगों की गिरफ्तारी के लिए जो है वह छानबीन की जा रही है, लेकिन 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है वह मामला दर्ज किया गया है। हालांकि जो परिजन है उनका यह मानना है कि पुलिस जो है वह इस मामले को फिर से एक बार जो है वह लिपापोती करती दिख रही है क्योंकि जिस बात को लेकर के जिस मुद्दे को लेकर एफआईआर दर्ज किया गया है वह मुद्दा जो है वह एफआईआर में दर्ज नहीं किया गया है। नुपुर शर्मा का नाम जो है एफआईआर में दर्ज नहीं किया गया है। तो इसको लेकर के जो परिजन है उन लोगों ने आपत्ति जताई है कि पुलिस जो है इस मामले को लेकर जो है कारण क्या आया, क्यों आखिर अंजनी एफआईआर दर्ज नहीं की गई? परिजनों का क्या कहना है कि नुपुर शर्मा का स्टेटस देखने पर या फिर कोई और भी बात हो रही है जिसके चलते पुलिस कर्मियों के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है? नहीं देखिए बाकी साहब एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है लेकिन एफआईआर में जिस बात का जिक्र परिजन करना चाह रहे हैं, करवाना चाह रहे हैं, वह बात जो है वह जिक्र नहीं किया गया है एफआईआर में। इसी तरह की घटना जब आरा में हुई थी तो वहां पर भी पुलिस जो है लिपापोती करती नजर आई थी और वहां पर भी इन चीजों की जो जिक्र है वह नहीं किया गया था। जो या पुलिस जो है वह मान रही थी कि आपसी विवाद में जो है झड़प हुआ है, आपसी विवाद में। देखिए अंजलि, एक बात है इस पूरे मामले में, एक बात है, जब ये घटना हुई तब ना तो परिजन थे ना ही पुलिसकर्मी वहां पर थे, वहां पर आसपास के लोग थे। आसपास के लोगों का क्या कहना है, किस बात पर विवाद हुआ, कैसे विवाद छिड़ा, आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे बढ़ गई कि चाकू तक उन्होंने घोंप दिया, उस युवक पर चाकू से हमला कर दिया? जी बाकी सर निश्चित रूप से न तो वहां पुलिसकर्मी थे न कोई और दूसरा परिजन था, लेकिन आसपास के जो लोग थे उन लोगों ने यही बताया और जो घायल है उसने भी यही बताया कि वो नुपुर शर्मा का वीडियो देख रहा था और उस वीडियो देखने के दरमियान जो है वह बहसाबसी हुई, बातचीत हुई और फिर जो है वह चाकूबाजी तक जो है वो नौबत आ गई। तो आसपास के लोगों ने जो है वो उस वक्त जो हमलावर थे उन्हें पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो सभी जो है वो फरार हो गए। फिर बाद में पुलिस जो है एफआईआर दर्ज करने के बाद 2 लोगों को जो है वह हिरासत में ले चुकी है, लेकिन जेल भेज दिया गया है, लेकिन 2 लोग अभी भी जो है वो फरार हैं और जो नामजद है और इसके अलावा 5 अज्ञात अभियुक्त हैं जिनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है और पुलिस जो है वो छापेमारी कर रही है। देखिए हम पिछली बार बात कर रहे थे अंजनी के तमाम जो घटनाएं होती है उसमें कहीं न कहीं एक मुख्य भूमिका कह सकते हैं वो पुलिस कर्मियों की कह सकते हैं और आपने जैसा कि कहा कि पुलिस वाले लिपापोती कर रहे हैं, ये परिजनों का कहना है। मैं आपके पास लौट रही हूँ, आपके बारे में और भी जानकारी लूंगी इस घटना के बारे में, लेकिन श्रवण जी हमारे साथ जुड़े हुए। श्रवण जी, आपने इस पूरे मुद्दे को सुना, अंजनी ने विस्तार से इस मुद्दे को बताया, आप कैसे देख रहे हैं? खून खौल जाता है जब इस तरह की घटनाएं होती है। कन्हैया लाल, उमेश कोले ने स्टेटस लगाया, लेकिन जिस तरह से अंकित ने सिर्फ वो वीडियो देखा उसके बाद कुछ जिहादी आते और हमला कर देते हैं। बिल्कुल वही घटना बड़ी निंदनीय है क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना हुआ है, आपने देखा होगा चाहे जोधपुर की घटना देखी या करौली की या उदयपुर की, जो विगत कई घटनाएं ऐसी होती रही हैं, लेकिन आखिर इसके पीछे कौन सी ऐसी दैवीय शक्ति काम कर रही है जो देश में नफरत का ये जो बीज बोया जा रहा है, ये कौन सा जिम्मेदार है? क्योंकि ऐसे आतंकीवाद जो हो रहा है
जो ये नफरत के नाम पे कहीं ना कहीं आपने देखा होगा उदयपुर में जो घटना हुई, कन्हैया लाल की हत्या हुई, जो निंदनीय तरीके से किया गया कार्य, उसके पीछे आखिर उसकी कौन जिम्मेदारी थी, ये बाद में आपको पता चल गया कि उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का पूरा हाथ था। वाकई में मौजूदा में जो पूरी हालत बनी हुई है देश में नफरत की, इसकी पूर्णता जिम्मेदारी इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, क्योंकि उसको फायदा वहां से मिलता है। धर्म के नाम पे जिस तरह से धार्मिक मुद्दों को भुना के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहना चाहती है, कहीं ना कहीं बिहार में भी बीजेपी की अलायंस की सरकार है और वहां पे इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि कल को ये मुद्दा पता चले कि इसका जिम्मेदार कौन था, उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तक वहां का प्रशासन पूरी तरीके से मुखपथर बना हुआ है और पूरी तरीके से वो शांत है। इसका कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे पूरे देश में नफरत फैलाने का कार्य कर रही है। आपने लखनऊ का भी मुद्दा देखा होगा, लुलु मॉल में जिस तरह से नमाज पढ़ी गई, ऐसे एक समुदाय को किसी तरह से टारगेट कर देना, उस समुदाय को एक जिहादी प्रवृत्ति के रूप में बताना, वाकई में भारत हमारा किस रास्ते पे जा रहा है और ये कौन से नफरती साए में हमारे भारत को लोग ले जा रहे हैं, ये हमें समझना जरूरी है। आप मुझे बताइए श्रवण जी, कौन लोग लेकर जा रहे हैं? आप मुझे नाम बताइए। आप कह रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का हाथ था, राजस्थान में, बिहार में भी इस तरह की घटना हुई तो वहां भी गठबंधन की सरकार है, लेकिन आप मुझे बताइए कि आखिर देश में नफरत कौन फैला रहा है, कौन है नफरती गैंग? बिल्कुल, नफरत में देखिए, धर्म के नाम पे कोई भी धर्म हो, अगर देश को कट्टरता की तरफ ले जाया जाएगा तो कहीं ना कहीं दोनों समुदाय को देश में, भारत सभी का देश है, चाहे वो हिंदू की बात करें, मुसलमान की बात करें या सिख ईसाई, क्योंकि भारत की सांस्कृतिक परंपरा यही है। लेकिन जब से सरकार आई है 2014 के बाद, जो भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, उसके बाद एक समुदाय को एक ऐसे चिन्हित करके, मैं कहता हूं सभी समुदाय में, चाहे हिंदू की बात हो चाहे मुस्लिम की बात हो, जो भी अगर गलत हो तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आरएसएस और बीजेपी कार्य कर रही है, क्योंकि इस देश में नफरत का पूरी तरह से बीच भारतीय जनता पार्टी बो रही है और ये आने वाले पीढ़ियों को हमें और भुगतना होगा, क्योंकि जिस तरह से ये आए दिन घटनाएं हो रही हैं पूरे देश में, कहीं ना कहीं ये एक ऐसी चिंता का माहौल है। इसको पूरे देश की जनता को समझना होगा कि आज हमारे देश में जो लोग हम इतने चैन से रहते थे, आखिर ये नफरत की राजनीति कौन कर रहा है? ये सिर्फ नफरत की राजनीति आरएसएस और बीजेपी कर रही है, क्योंकि वाकई में उदयपुर की घटना ये पूरी तरह से एकदम प्रदर्शित कर दिया कि उसकी वजह से जो गृह मंत्री जी के साथ फोटो रही वहां पे, राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ही इसमें सम्मिलित है और इसको समझना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, आपके पास लौट रही हूँ। राहुल आनंद जी, आप जवाब दीजिए श्रवण जी की बातों का। नफरती गैंग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, और 2014 के बाद नफरत फैला रही है बीजेपी। राजस्थान की घटना हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे बिहार की हो, पूरी घटना के पीछे श्रवण जी कह रहे हैं कि बीजेपी का हाथ है। थोड़ा मुझे वक्त दीजिएगा, मैं सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा जी। सबसे पहली बात यह है कि राम के वजूद को मिटा नहीं पाया बाबर, औरंगजेब पे भारी पड़ी श्री कृष्ण की लीला, काशी को मिटाने पर भारी पड़ी नंदी की प्रतीक्षा। जबकि राम का वजूद 8.5 लाख वर्ष पुराना है और श्री कृष्ण 5,500 वर्ष पुराने हैं। लेकिन एक हमारे देश के अंदर खास करके जो एक रंग देने की कोशिश की जा रही है, और जो लोग हमारे साथ डिबेट में बैठते हैं वो सारी चीजों से परिचित होते हैं, खास करके सारे माहौल से परिचित होते हैं। जब देश के सर्वोच्च न्यायालय के अंदर से जब ये आवाज निकलती है कि ये जो सारी घटनाएं घट रही है और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है, लेकिन वो इस वक्त टिप्पणी करने से पहले वो ये भूल जाता है कि उसका चयन किस लिए किया गया है, कि 5.5 करोड़ जो केसेस पेंडिंग पड़े हैं उसकी सुनवाई करने के लिए किया गया है, और जो इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं वो मानसिक दिवालियापन है। और अगर दूसरी बात मैं करूं, अभी जो सामाजिक कार्यकर्ता जिन बातों को कह रहे थे, बड़ा ध्यान से मैं उनकी बातों को सुन रहा था कि बीजेपी और आरएसएस को केंद्र बिंदु में रख रहे थे वो, तो मैं उनको भी बता दूं कि कोई भी घटना करता है तो वो पहले से डिसाइडेड, सरकार के पास, सरकार कोई अंतर्यामी चीज नहीं है जिसे ये चीज का पहले से आभास हो जाए, तो वो उसको रोकने की कोशिश करती है। और जब घटना घटती है तो उसके ऊपर किस प्रकार से कार्रवाई की गई है ये जानना अति आवश्यक है।
दूसरी बात यह है कि अगर आप गौर करेंगे तो जून 2018 में लश्कर तैयबा के फ्रंट जमात उद दावा ने मुसलमानों से अपील की थी कि रहमान के पवित्र महीने में जिहाद छेड़ें। और यही नहीं, ये भी को मैं बता दूं कि मुस्लिम जमात भी कई आतंकी तमीजों में बटी है जो मौका मिलते ही जिहाद करने की कोशिश करता है। और सीतामढ़ी का जहां तक इतिहास है और जो बिहार के पटना की राजधानी के फुलवारी की जो इतिहास है, जितने लोग बैठे हैं सारे लोग जो केंद्र बिंदु में आरएसएस और बीजेपी को तो जरूर रखते हैं, को भूल जाते हैं। जिसने नुपुर शर्मा को उकसाया उसके ऊपर कभी कोई कटाक्ष करना उचित नहीं समझता है। और यही नहीं, दिल्ली की जो सरकार थी, दिल्ली की सरकार ने तो रमजान के दौरान मुस्लिमों की अधिकार को 2 घंटा। राहुल जी, आप मुझे सिर्फ इतना सा जवाब दीजिए। श्रवण जी ने 203 बड़ी बातें कही हैं। वो कह रहे हैं पहली बात कि 2014 के बाद नफरत बहुत फैली है, बीजेपी किसी विशेष समुदाय को टारगेट करती है, किसी विशेष समुदाय को सीधे जिहादी घोषित कर देती है। राजस्थान में जो घटना है उसके पीछे बीजेपी का हाथ है, वो घटना बीजेपी ने करवाई है, पारदर्शित थी वो घटना। राहुल जी, आप ये जवाब दीजिए। ना तो मुझे भारतीय जनता पार्टी, ना मुझे कांग्रेस, ना मुझे जेडीयू से मतलब है, मुझे मतलब है भारत से, क्योंकि भारत देश में जो घटनाएं हो रही वो निंदनीय है। राहुल जी देखिए बागीशा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके प्रश्न का मैं उत्तर अगर देने चलूं तो हो सकता है हमारा वक्त कम पड़ जाए, लेकिन फिर भी मैं कम शब्दों में अपनी बातों को पूरा करता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि 2014 के बाद इस प्रकार की घटना घट गई है, तो 2014 के पहले जो घटना घटी थी, जिसमें आपको याद होगा कि तमिलनाडु में जो मुस्लिम तुष्टीकरण का जो एक आरोप लगा था, तमिलनाडु के अंदर आपको कांची जो स्थान है वहां पे हिंदू धर्म गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया था। और वो इसलिए किया गया था, वो 11 नवंबर को 2001 में इसलिए कर लिया गया था क्योंकि वो दिवाली के एक दिन पहले की घटना थी। और जिस प्रकार से ये तत्व तेजी से जो उछल रहे हैं, भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने 2014 के बाद बस इतना किया कि जो हिंदू है उस हिंदुत्व के परचम को बुलंद किया। इनको डर इस बात से है कि मोदी हिंदुत्व का नाम कैसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। परेशानी यहाँ है। श्रवण जी, आपको किस बात की परेशानी यदि हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ाया जा रहा है तो? और मैं और बता देता हूँ जी कि इसके पहले जब कोई मुस्लिम की तुष्टीकरण करता था और जब मुस्लिम की पक्ष में खड़े होकर बात करता था, जब अफजल गुरु जी कहा जाता था और इस देश के अंदर इज्जत जहां बेटी कर संबोधित किया जाता था, उस समय इनके कलेजा कहीं भी छलित नहीं होता था, जबकि वो हमारे देश के कितने बेगुनाह लोगों को उन्होंने हत्या की थी। उस समय इस प्रकार के सामाजिक कार्यकर्ता कहां चले जाते हैं? लेकिन राहुल जी, एक बात मुझे आ रही है कि आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व को आगे बढ़ाया, हिंदुत्व की बात की, इसी बात से दिक्कत है। लेकिन श्रवण पांडे जी तो खुद हिंदू है लेकिन फिर भी विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विशेष समुदाय को टारगेट करती है बीजेपी और आरएसएस। नफरत भारत में यदि फैल रही तो बीजेपी और आरएसएस की वजह से, ये कह रहे हैं श्रवण जी। आप जवाब दीजिए, फिर मेरे को श्रवण जी से भी सवाल पूछने। देखिए, मैं एक बात बता दूं बागीशा जी, श्रवण जी जो कुछ भी कह लें, जब हमारे देश के अंदर जब मोहम्मद गजनी को जब हत्या करने के जब पृथ्वीराज चौहान को कहा गया था तो हमारी अंदर के कोई किसी ने सहमति नहीं जताई थी। और यही नहीं, जब भारत गुलाम बना था तो उस समय भी हमारे देश के अंदर के ही लोग जाकर उससे मिले थे। ठीक उसी प्रकार इसको भी आप इस प्रकार से देख सकती हैं कि जो हिंदू है वही अपनी कर्तव्यों को नहीं निभा पाता है सही से और उचित बातें नहीं रख पाता है। आज जो श्रवण पांडे जी जो भी बातें कह रहे हैं, 2014 के बाद की जो भी बातें कह रहे हैं, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या हमारे देश के अंदर जिस प्रकार से गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, क्या आप सामाजिक कर्तव्य होने की वजह से राजस्थान में अपनी आवाजें अपने बुलंद की, जबकि राजस्थान की सरकार ने तो बिल्कुल अलग ही चरित्र का निर्वहन किया और उन लोगों को बचाने का काम किया। यही नहीं, मैं आपको और बता दूं, जब इस देश के अंदर जब 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था तो भारत का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया था और आप लोगों ने तुष्टीकरण करने की वजह से 1947 के बाद जो भस्मासुर को पाल रखा है वो भस्मासुर अब निकल रहे हैं। उनको वो निकल कर अपने देश के अंदर पुनः उस स्थिति पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर इस बात का है कि हिंदू जागरूक कैसे हो गया, हिंदू अपनी बातों को कैसे सुन रहा है और हिंदू बहुमत से कैसे सरकार चुन सकता है। समस्या यहाँ है, दर्द आपको सर में है और इलाज आप पेट दर्द का खोज रहे हैं, यही समस्या है। और यही नहीं, जब आपके देश का विपक्ष
जब नतमस्तक हो जाए उनके सामने और ये कहे कि यहाँ पे मुसलमानों को दबाया जा रहा है, ये कौन से मुसलमान है जो दब रहे हैं? जो 20% होकर 80% पे भारी पड़ रहे हैं, तो ये कल 50% होंगे तो क्या आपको छोड़ेंगे? अपने आप से प्रश्न कीजिए। और एक सच्चे सनातनी और एक सच्चे हिंदू का अगर मैं बात करूं तो मैं आपको कहूंगा कि आज जिस स्थान पे मुसलमानों ने अपने को खड़ा किया है और जिस स्थान वो उनके लिए प्रश्न चिन्ह उठ गया है, जब भारत में रहकर भारत की बात ना कर भारत माता से जिसको घृणा पैदा हो जाए वो कैसा मुसलमान है? इनको तो अरब के लोग भी अपने भाई नहीं मानते हैं, क्योंकि जिस जवाब दीजिए राहुल जी की बातों का। श्रवण जी जल्दी से जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि हिंदुत्व की बात करते तो दिक्कत किस बात की होती? राहुल जी यही कह रहे हैं। और राजस्थान की घटना पे आपने आपकी आवाज बुलंद कब की? आप ये बताइए। जैसे भारत माता से घिरने, यदि ऐसे मुसलमान यहाँ रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को ऐसे जिहादियों की जरूरत है हिंदुस्तान में। देखिए राहुल जी की बात वही है, थोथा चना बागे घना, वही बात है। राहुल जी कॉमेडी बहुत अच्छा कर लेते हैं, कॉमेडी में जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हिंदुत्व की बात, आखिर हिंदुत्व के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं, मैं कहता हूं ऐसे कई सी घटनाएं आए दिन हिंदुओं के ऊपर हमलाएं होती है। क्या भारतीय जनता पार्टी उसकी जांच कराती है? जिस तरह से कमलेश तिवारी की हत्या हुई, क्या उसकी सीबीआई जांच हुई? ये हिंदुओं के ठेकेदार केवल हैं, हिंदुओं की रक्षा के लिए बात नहीं करते हैं। राम राम कहना पराया माल अपना, वही वाली भारतीय जनता पार्टी की बात है जो राम राज्य की कल्पना करते थे। उन्हीं राम राज्य के शासक काल में आज हिंदुओं की ऐसे हालत है। आखिर ये नफरत पूरी तरीके से जो फैलाया है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वो करना होगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से राजनीति एक ऐसे परिप्रेक्ष्य में जा रही है कि भारत जो हमारा है, ये कहीं ना कहीं इसको अंतरराष्ट्रीय लेवल पे धूमिल किया जा रहा है कि एक तरफ हिंदू और एक तरफ मुसलमान दोनों लोग। श्रवण जी, ना तो आप जवाब दे पा रहे हैं ना राहुल जी जवाब दे पा रहे हैं। आपने उनसे जो सवाल किया ना वो जवाब दे पा रहे हैं। मैंने आपसे भी यही पूछा कि ना तो मुझे भारतीय जनता पार्टी से मतलब है, नहीं कांग्रेस ना जेडीयू, किसी पार्टी से मुझे मतलब नहीं, मुझे सिर्फ हिंदुस्तान से मतलब है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जो लोग रह रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, मैं देखिए जवाब में वही हिंदुत्व की बात राहुल जी ने कहा। मोदी जी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व के बचाव की कहाँ बात हो रही है? वो शीशा जी, अगर हिंदुत्व के बचाव की बात होती तो तुरंत जांच होती, तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए वहां पे। इसके पीछे कौन है उसकी जांच होनी चाहिए थी। बिहार में जो ये घटना हुई, आखिर शासन और प्रशासन इसको तुरंत कार्रवाई करे और उनको गिरफ्तारी करके जांच होनी चाहिए। सीधे उदयपुर की से जैसे पता तो यहाँ भी पता चल जाएगा कि इसके पीछे। राहुल जी जवाब दीजिए श्रवण जी की बातों का, जवाब दीजिए। वो लगातार सवाल उठा रहे हैं लेकिन आपके पास जवाब नहीं राहुल जी। नहीं राहुल जी जवाब नहीं दे पाएंगे, राहुल जी के पास जवाब है नहीं, क्योंकि पूरी तरीके से इस समय नफरत की राजनीति पूरी तरीके से, मैं खुले चैलेंज के साथ कहता हूँ, आरएसएस और बीजेपी पूरा एजेंडा है कि इस देश में हिंदुओं को जगा के और देश में नफरत फैलाना है। कहाँ हिंदू जागा हुआ है, हिंदू सोया हुआ है? क्या कहते हैं आप? हिंदू जागने की क्या जरूरत है? हिंदू अनाद काल से है, सनातन धर्म अनाद काल से है, लेकिन हिंदुत्व के नाम पे ओछी राजनीति की जा रही है। राहुल जी जल्दी से जवाब दीजिए। ओछी राजनीति कर रहे हैं हिंदुत्व के नाम पर, ये कह रहे हैं श्रवण जी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है जो दुविधा जो है, जो लोग ये बात करते हैं कि हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान रखेंगे, मेल बनाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे, श्रवण जी जवाब तो आपके पास भी नहीं है। मैंने आपसे पूछा इन जिहादियों का क्या करना चाहिए तो आप जवाब नहीं दे रहे। आप बस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आप जिहादियों के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। श्रवण जी, मैंने आपसे किसी पार्टी के बारे में नहीं पूछा था। श्रवण जी, मैंने आपसे किसी पार्टी के बारे में नहीं पूछा था, मैंने हिंदुस्तान की बात की थी, पर आपने जिहादियों के बारे में कुछ नहीं बोला। चलिए राहुल जी जवाब दीजिए, राहुल जी जवाब दीजिए जल्दी से। श्रवण जी रुकिए, जवाब दीजिए इनसे। मैं ये बता रहा हूँ कि जो इस प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित पाए जाते हैं उनको फाइंड आउट कर कड़ी से कड़ी एक्शन लेने की आवश्यकता है, और खास करके देश के अंदर एक ऐसे चरित्र का निर्वहन करना अति आवश्यक हो गया है कि समय रहते हुए सब ये जाने कि भारत क्या है और भारत हम सबके लिए है। कोई अगर ये कहता है कि भारत में मैं रहूंगा तो ये उनका अधिकार नहीं है। भारत में धर्मनिरपेक्ष होने की वजह से सबको रहने का अधिकार है, लेकिन भारत के संविधान को मानना होगा। जब संविधान का गठन हुआ था और संसद के अंदर वो कह रहे हैं कि सिर्फ कन्हैया लाल और उमेश कोले क्यों ऐसे कई हिंदुओं की हत्या हुई है, फिर क्यों नहीं बोल रही बीजेपी, ये कह रहे हैं श्रवण जी।
देखिए, इन सारे लोगों को पकड़कर सलाखों के पीछे डालकर, और निश्चय मैं आपको इस चीज के लिए आश्वासन दिलाता हूं कि जो एनआई की जो एंट्री हो चुकी है बिहार के अंदर, वो देखते रहिए आने वाले वक्त में कितने जिहादी को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ था और उस समय जब संविधान लिखा जा रहा था, तो संविधान के पन्नों के ऊपर श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की चित्र का भी उल्लेख किया गया था। जब वो मौलिक कर्तव्य की अगर मैं बात करूं, उस पन्ने में इसका जिक्र किया गया है। क्या वो सांप्रदायिक लोग थे जिन्होंने संविधान के प्रस्तावना को पूरे बहुमत से पारित किया था? इसलिए ये समझना अति आवश्यक है कि हमारा देश किस राह पे जा रहा है, और हम अभी भी सबका सम्मान करते हैं, और हमने ही मुस्लिम महिलाओं को सम्मान का अधिकार दिलाया है। जो ट्रिपल तलाक की बात करते थे, जो मुस्लिम महिलाओं की अपेक्षा की बात करते थे, हमने उनको यमन और शांति से समाज के अंदर रहने के लिए मजबूत किया है। मैं आपको और बता दूं, अगर जब जिस दिन ये तुष्टीकरण छूट जाएगा, उस दिन हमारा देश भी सुधर जाएगा, और हमारे देश के अंदर रहने वाले तुष्टीकरण की राजनीति कर कौन रहा है? तुष्टीकरण की राजनीति कर कौन रहा है? तुष्टीकरण की राजनीति कर कौन रहा है? आखिर ये ज्यादा पनप कहां से रहे? इतनी नफरत आखिर हिंदुस्तान में फैला कौन रहा है? श्रवण जी तो कह रहे हैं कि नफरत सिर्फ बीजेपी और आरएसएस फैला रही है। आपको जवाब देना पड़ेगा राहुल जी। बिल्कुल मैं तैयार हूँ। आप एक बात बताइए कि बीजेपी और आरएसएस ने कहाँ दंगा करा दिया? बीजेपी आरएसएस ने कहाँ दंगा करा दिया? पहला प्रश्न तो ये उठता है कि बीजेपी ने कहाँ दंगा करा दिया। प्रश्न पहला ये उठता है। आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, आप बिहार को देख लीजिए, या अन्य प्रदेशों को देख लीजिए जहां भाजपा की सरकार और जहां गैर भाजपा शासित प्रदेश है, उन प्रदेशों की स्थिति भी देख लीजिए। और ये एक एजेंडा के तहत चलाया जा रहा है कि बीजेपी ने दंगा करा दिया, बीजेपी ने नफरत बना दिया। जो हमें सांप्रदायिक बनाते थे, इनको डर इस बात का हो गया है कि बीजेपी को मुसलमान का वोट क्यों मिल रहा है, बीजेपी हिंदुत्व की बात क्यों कर रहा है, बीजेपी सबको, सबका साथ, सबको विकास की श्रवण जी, इस बात से दिक्कत है आपको कि हिंदुत्व की बात क्यों कर रहा है बीजेपी? इस बात से दिक्कत है आपको? जैसे आप वही जी, आपने कहा आपने हिंदुस्तान की बात की थी, मैं भी हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सभी के धर्मों का सम्मान होना चाहिए। हम सर्वे भवन सुखनाम की बात करते हैं, लेकिन क्या सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन बात यदि हिंदुत्व की आएगी श्रवण जी तो बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि आज कन्हैया लाल और उमेश कोले की हत्या हुई है। इसलिए मैं आपसे भी सवाल पूछ रही हूँ कि आप उन जिहादियों के बारे में एक शब्द भी नहीं बोल रहे। आप कन्हैया लाल और उमेश कोले के बारे में एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं श्रवण जी, और आप बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की। नहीं, डबल इंजन की सरकार राहुल जी की है, डबल इंजन की सरकार है, जांच होनी चाहिए। उसके पीछे ऐसी कौन से षड्यंत्रकारी है, ऐसी कौन सी दैवीय शक्ति है जो उसके पीछे? वो तो कह रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जिम्मेदार तो कांग्रेस है। बिहार और उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं नहीं हुई, राजस्थान में हुई। पूरी तरीके से उसके पीछे कौन षड्यंत्रकारी था? उसके पीछे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता था। ये पूरी तरह से जनता ने प्रदर्शित रूप में देखा। उसी तरीके से बिहार की भी जांच होनी चाहिए। उस घटना का मैं निंदन ये करता हूँ, लेकिन क्या जांच होगी? उसकी जांच होगी, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके पीछे देखिएगा पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सम्मिलित होगी। मैं तो खुले चैलेंज कहता हूँ, राहुल जी जांच कराइए आप। ठीक है श्रवण जी, आपके पास लौट रहे अंजनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, उनसे पूछ लेती हूँ आखिर कहाँ तक कार्रवाई पहुंच रही, पुलिस कर्मियों का क्या कहना है? अंजनी जल्दी से बताइए, समय बहुत कम है। अंजनी, पुलिस कर्मियों का क्या कहना है? देखिए, बता दूं कि जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था उसमें से 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है और 2 लोगों को जेल भेज दिया गया है, जबकि 2 लोग जो है वो फरार चल रहे हैं और उनके खिलाफ जो है वो छापेमारी की जा रही है। साथ ही साथ जो 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उस पर भी पुलिस छानबीन कर रही है और उन्हें भी जो है वह तलाशने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ आसपास के जो लोग हैं, जो उस घटना के चश्मदीद गवाह हैं, उनसे भी बातें की जा रही है। पुलिस पूछ रही है कि किस तरीके से यह घटना हुई और कौन सी ऐसी बात थी जिसकी वजह से बात जो है वो इतनी बड़ी और घटना जो है वो इस तरह के घटना जो है वो घटित हुई है। तो पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन जो परिजन है जिनके उन पर हमला किया गया है, उन लोग परिजनों का कहना है कि पुलिस जो है वो इसमें निश्चित रूप से सुस्ती बरत रही है और यह लीपापोती करना चाहती है ताकि जो मामला है वो इस तरह से मामला जो है एक बार सामने न आए, चूंकि पुलिस की गिरफ्तारी न हो जाए। तो इसको लेकर के जो है वो परिजन बराबर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि अभी भी जो पुलिस है वह उस तरह से मामले को नहीं देख रही है जिस तरह से इस मामले को देखा जाना चाहिए, क्योंकि यदि इस तरह की घटनाओं को यदि तत्परता के साथ इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं जो है और भी
बढ़ेंगी और जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो इस तरह की मानसिकता पाल रखे हैं, उनका जो मनोबल है वह और भी बढ़ेगा और यह घटना कहीं और दूसरी जगह भी जो है इस तरह की घटनाएं जो है वह घट सकती हैं। तो इस वजह से जो परिजन है, जो स्थानीय लोग हैं, उनका यह मानना है कि जो भी घटना हुई है उस घटना पर त्वरित कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ जो है वह कड़ा से कड़ा एक्शन किया जाए, ताकि एक समाज में सबक जाए। यदि इस तरह की घटनाएं कोई करते हैं, इस तरह की बातों पर यदि कोई घटना को अंजाम दिया जाता है तो उन्हें जो है पुलिस छोड़ेगी नहीं और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई जो है वह होगी। तो निश्चित रूप से जो लोग हैं उनका यह मानना है कि आगे आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए जरूरी है कि उनके खिलाफ जो है त्वरित और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वह की जाए। पुलिस सिर्फ मामले की लीपापोती न करे। ठीक है राहुल जी, जवाब दीजिए श्रवण जी की बातों का। वो खुला चैलेंज दे रहे हैं आपको कि राजस्थान में जो घटना हुई वो एक बीजेपी का कार्यकर्ता था जिसने कन्हैया लाल पर हत्या की, क्योंकि फोटो भी हमने देखा, फोटो वायरल हुआ था। पहले तो इस चीज को क्लियर कर दें कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता बन बैठे हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बात नहीं करेगा। दूसरी बात मैं बताऊं कि फोटो खिंचा लेने से कोई किसी पार्टी का नहीं हो जाता है, और अगर उसकी संलिप्तता पाई जाती है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी संज्ञान लेकर उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। ऐसे बहुत सारी चीज देखे गए हैं। जब कांग्रेस के लोगों ने जब कन्नौज में जब घटना घटी थी तो उसके बाद उन लोगों ने साथ सीएम हाउस बुलाकर उनको शाबाशी दी थी, उनके साथ फोटो भी शेयर किए थे, वो बात की बात है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हमारे देश के अंदर जो आज एक वर्ग बन चुका है और मुस्लिम अपने आप को जिस कटघरे में खड़ा कर रखा है, उससे साफ प्रतीत होता है कि वो बात बात पर व्यवस्था को चुनौती देने वाला वर्ग बन गया है, और चुनौती देकर वो जो बहुसंख्यक वर्ग है उसके ऊपर दबाव बनाना चाहता है। ऐसी घटनाएं आखिर कब खत्म होगी? इन जिहादियों से छुटकारा कब मिलेगा राहुल जी हिंदुस्तान को, ये बताइए आप। और श्रवण जी आप भी बताइए। आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे की पार्टी को वो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि श्रवण जी कांग्रेस का प्रवक्ता है और वो कह रहे हैं कि बीजेपी का हाथ है, लेकिन हिंदुस्तान में जो घटनाएं हो रही है उस पर बात करने को कोई तैयार नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से वही मैं कहता हूं, अगर इसी तरह से राजनीति की जाएगी तो कहीं ना कहीं भारत को सीधे तौर पे ऐसे हानि की तरफ ले जाया जाएगा कि धर्म के नाम पे कट्टरता की जाएगी। अगर देश कट्टरता की तरफ जाएगा तो देश को कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा है, और ये राहुल जी को समझना होगा। राहुल जी पार्टी की तरफ से नहीं, आप अपने अंतरात्मा से सोचिए। आप भी कांग्रेस, आप भी किसी पार्टी की तरफ से मत बोलिए, आप भी हिंदुस्तान की बात कीजिए। आप भी बस बीजेपी और आरएसएस को टारगेट कर रहे हैं श्रवण जी। दिल में हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के लिए जीते हैं हम, किसी हिंदू तो मुसलमान के लिए नहीं। हमारा भारत सबके लिए है और सभी के धर्मों का सम्मान होना चाहिए यहाँ। तो आप एक बार चुनौती और एक बार चैलेंज उन जिहादियों को दे देते हैं जिसने कन्हैया लाल और उमेश को लेकर हत्या की श्रवण जी। मैं कहता हूँ वही तो कहता हूँ। राहुल जी कहाँ सोए हुए हैं? जागने की जरूरत है। आप तो जगा रहे हैं, लेकिन आप तो जाग नहीं रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि मैं उन जिहादियों को खुला चैलेंज देता हूं। पीछे जितने घटनाएं होती हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे, आए दिन पीछे उसका पूरे तरह से षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का होता है। उनके नेता होते हैं, उनके कार्यकर्ता होते हैं। ये कहीं कोई जनता इसको सीधे तौर पर प्रदर्शित देख रही है। और राहुल जी कॉमेडी करिए कहीं बढ़िया से, कॉमेडी में बहुत बढ़िया जगह है। श्रवण जी कहीं से फंडिंग तो नहीं हो रही है आपको भाजपा के खिलाफ बोलने की? मैंने आपसे बात की उमेश को लेकर, कन्हैया लाल की, आप बस भाजपा का रट्टा लगाए बैठे। मुझे नहीं, देखिए मौजूदा सत्ता से ही सवाल, सत्ता किसकी है? डबल इंजन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की। डबल इंजन की राजस्थान में नहीं है, डबल इंजन की राजस्थान में सरकार नहीं है। सबसे पहले घटना राजस्थान में हुई और फिर महाराष्ट्र में हुई, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार नहीं है। मैं हमेशा की बात करता हूँ, मुझे सच बोलने में डर नहीं लगता वो विशादी, तो सच कभी झुकता नहीं है। सच सत्य पे प्रमाणित होता है और उस प्रमाण के साथ मैं एकदम तथ्यों के साथ में रखता हूँ बातों को। ये कहीं नहीं झुठलाया जा सकता। राहुल जी अगर उदयपुर की घटना को झुठला दे, राहुल जी जवाब दीजिए, राहुल जी जल्दी से जवाब दीजिए। बादशाह जी, अगर नुपुर शर्मा के वीडियो को देखने से कोई जिहादी आकर उसकी हत्या करने की कोशिश करता है तो ये मानसिक दिवालियापन है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सारे जिहादियों को चैलेंज करता हूं कि तुम कितने अफजल पैदा करोगे। हर घर से ऐसे वीर सैनिक निकलेंगे कि सारे अफजलों को सर कलम कर देंगे और अपनी भारत माता का सर को बुलंद करने के लिए वो भारतीय अग्निवीर बनेंगे और अग्निवीर बनकर इन सबका जवाब देंगे। और मैं अपनी बातों से हर वक्त उन सारे जिहादियों को चैलेंज करूंगा कि तुम जब जब इस प्रकार की घटना को अंजाम दोगे तब तक हम बैठकर अपनी बातों को रखेंगे और हम देखते हैं कि तुम क्या। श्रवण जी जवाब दीजिए राहुल जी की बातों का।
बार दोबारा बताइए, उस समय मेरे पास वॉइस नहीं आ रही है थोड़ा। चलिए एक फाइनल कमेंट लूंगी मैं, एक फाइनल कमेंट लूंगी। हमने बात की शुरुआत की थी कि आखिर ये जो जिहादी है, जो लोग खुलेआम धमकी देते हैं, श्रवण जी खुलेआम कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा की गर्दन काट कर लाओ, जुबान काट कर लाओ। सिर्फ एक युवक ने वीडियो देखा और 5 युवकों ने आकर उस पर हमला कर दिया। श्रवण जी देखिए, मौजूदा वही मैं कहा, वहाँ की मौजूदा परिस्थिति क्या हुई उसकी जांच होनी चाहिए और जांच के आधार पे जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सरकार है, कहीं ना कहीं वो सरकार उस पर संज्ञान ले। और जिस तरह से आए दिन पूरे देश में एक ऐसा माहौल है, इसको हम सभी को समझना होगा। किसी पार्टी के आधारित होकर नहीं, हमें एक इंसानियत और भारत माता की उस रक्षा के लिए हमें एक बात करनी होगी और उससे सबको समझना होगा कि वाकई में इसका पूरा जो षड्यंत्र है ये कैसा कार्य कर रहा है और किस तरह से ऐसे लोगों के आए दिन हमला होते रहेंगे तो कल हम भी उसमें वही कहा गया लगेगी आग तो आएंगे कई घर पे जद में। यहाँ पे सिर्फ अंकित झा का मकान थोड़ी है, अंकित झा के बाद मेरा भी नंबर आ सकता है। तो इसलिए समझने की जरूरत है वजीफा जी, राहुल जी भी समझे इसको और पूरी तरीके से इसकी निष्पक्षता से जांच हो और जो इसके खिलाफ कार्रवाई चाहिए। ठीक है राहुल जी, आपसे एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी जल्दी से, समय बहुत कम है। चलिए राहुल जी से संपर्क टूट गया। अंजनी ये बताइए एनआईए की एंट्री हो गई है बिहार में? अंजनी जी बाकी साहब देखिए बता दूं कि एनआईए और आईबी जो है और इसके साथ साथ ईडी जो है वह भी जो है वह इन चीजों की जांच कर रही है कि जिस तरीके से पीएफआई और पीएफआई के सदस्यों के द्वारा जो है वह पूरे देश में और बिहार में जो है वह जिहाद फैलाने का जो इनका मकसद था वह किस तरह से कर रहे थे, इसी बारे में जो है वो एनआईए जांच करने वाली है। लेकिन अभी जो है वो एनआईए को दिया नहीं गया है, एसआईटी जो है वो जांच कर रही है और कल भी जो है वो सोमवार को भी जो है वो एनआईए की टीम के साथ जो है वो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हुई कि आगे किस तरीके से इसकी जांच को जो आगे बढ़ाया जाए और जो भी इसके पीछे है, जो भी लोग इसके पीछे हैं जो देश को कह सकते हैं कि एक तरह से बर्बाद करने या देश के हालातों को जो है वो इस तरह से पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनके पीछे आखिर है कौन लोग और किस मकसद को लेकर के आगे ये काम करने वाले थे, इनकी फंडिंग कहां से हो रही थी, इन सभी चीजों की जो है वह जांच कर रही है और एसआईटी भी जांच कर रही है। लेकिन आने वाले समय में एनआईबी जो है वह भी इसमें जांच कर सकती है, ईडी भी जांच कर सकती है और साथ ही साथ आईटी और राज जो है वह भी इसमें जो है वह आ सकती है जांच करने के लिए, क्योंकि यह जो मामला है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामला चला गया है। क्योंकि इसमें जो चैटिंग मिली है वो चैटिंग जो है वह पाकिस्तान, बांग्लादेश, यमन और खाड़ी के दूसरे देशों से भी जो है वो ताल्लुकात उसमें बताए जा रहे हैं। तो पूरी तरह से वो उसको खगाला जा रहा है और साथ ही साथ इन चीजों को देखा जा रहा है कि आखिर ये किस तरह की मानसिकता के लोग थे, क्या जिहादी मानसिकता के लोग थे ये लोग और किस तरह से जिहाद जो है वो पूरे देश में फैलाना चाहते थे और इसके पीछे कौन सी ऐसी ताकतें थी, कहां से इसकी फंडिंग हो रही थी, ये सारी चीजें जो है वो एसआईटी भी जांच कर रही है। लेकिन आने वाले समय में एनआई भी इसमें जांच कर सकती है और साथ ही साथ आईबी और राव भी जांच कर सकती है और ईडी भी, क्योंकि फंडिंग जो विदेश से फंडिंग की बात यहाँ हो रही है। जो पकड़ाए थे शुरू में उनके 3 खातों में 83 लाख रुपए से ज्यादा की राशि जो है वो मिली थी, तो इसको लेकर के ईडी भी जो है जांच कर सकती है कि आखिर इतने बार होनी चाहिए जांच अंजनी इस पूरे मामले पर कि आखिर क्या कारण था, क्या वीडियो देखा, क्यों हमला किया। चलिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हम बात बिहार की कर रहे थे कि जिस तरह से घटनाएं हो रही, पहले उदयपुर और महाराष्ट्र में हत्याएं हुई और अब सिर्फ स्टेटस देखने पर उस युवक पर हमला किया गया चाकुओं से। तो आखिर इसके पीछे कौन है, आखिर कौन देश में नफरत फैला रहा है, कौन इस तरह की जिहादी मानसिकताओं को जगह दे रहा है। हिंदुस्तान में जगह नहीं है जिहादियों की, यही सवाल सुदर्शन लगातार पूछ रहा है कि इन जिहादियों का खात्मा आखिर हिंदुस्तान से कब होगा और कौन करेगा। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।